हेलो बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में हम अपना नया पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पाठ 2 का क्या नाम है? पाठ 2 का नाम है वर्ण विचार। यहाँ वर्णों को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद आज टीचर अनाराम पढ़ाने वाली है, लेकिन हम इन वर्णों से और क्या क्या जो हम अनभिज्ञ थे, जिन बातों को हम नहीं जानते थे, आज हम वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा था कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के अंग या भेद 3 माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला हमने कौन सा याद किया था? वर्ण विचार, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि का मतलब होता है कि सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। इतना तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह से क्या मतलब है? जैसे मैंने यहाँ अ से अहा तक लिखा है, उसके बाद क से लाइन शुरू करके च की लाइन, फिर ट की लाइन, ऐसे क्रम से लिखा है। यदि क की लाइन छोड़कर मैंने च की लाइन पहले और क की लाइन बाद में लिखी है, तो वो व्यवस्थित समूह नहीं कहलाएगा। उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा। चलिए अब अपनी पुस्तक का पेज नंबर 77 निकालिए। अब हम शुरू करते हैं। वर्ण आखिर क्या है, वर्ण के भी कितने भेद होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं वर्ण। वर्ण के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? ये आपने पढ़ा है, स्वर और व्यंजन। याद आया? कौन कौन से हैं? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर कितने हैं आपको ये भी मालूम है, 11। व्यंजन कितने हैं? 33। और बाकी शत्रज्ञ, श्र, ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। इतना आपको सबको पता है, हम उसके आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, वर्ण के कितने भेद हो गए? 2 हो गए। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पर हम स्वर के भी 2 भेद होते हैं, वो लिखेंगे। पहला होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व यानी छोटा। फिर होता है दीर्घ स्वर यानी बड़ा। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। अब हम यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि हमने स्वरों की संख्या कितनी याद की है? 11 याद की है। तो हम 11 में से इन्हें कैसे डिवाइड करेंगे कि आधे ह्रस्व में चले जाए और आधे दीर्घ में चले जाए। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों को उच्चारण में हमें थोड़े अधिक समय लगता है, हम उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर ह्रस्व कहाँ आएंगे और दीर्घ कहाँ आएंगे, कौन कौन से आएंगे। यहाँ देखिए, अ अनार का अ बोलने में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, तो हम ह्रस्व में अ लिख देंगे। आ टाइम लगा तो हम क्या कर देंगे? आ को लिख देंगे दीर्घ में। बहुत आसानी से हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। छोटी ई, हम ई बोलते हैं तो ई बोलकर रुक जाते हैं, मतलब इसमें भी हमें ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब छोटी ई इधर आई है तो बड़ी, दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, तो बड़ा आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बड़ी ई। फिर हम यहाँ छोटा ऊ लिख देंगे तो बड़ा ऊ इधर चला जाएगा। फिर हम यहाँ पर री ऋषि भी लिख देंगे। 1, 2, 3 और 4 ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। अब देखिए, ऋषि के बाद क्या आता है? ए, फिर आता है ऐ, फिर आता है औ, और फिर आता है औ, यानी 7 दीर्घ वर्ण है और 4 कितने वर्ण हैं? ह्रस्व वर्ण है। अब बोर्ड पर देखिए, अ से लेके आहा तक के जितने भी वर्ण हैं, सिर्फ औ तक के ही उसमें से स्वर की गिनती में आते हैं, ये आपको पता है। अम और आहा किस में काउंट करते हैं?
अम और अहा को हम अयोगवाह में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? अयोगवाह में। अब आगे देखिए, क से लेके हम श्र तक के जितने भी वर्ण हैं ये व्यंजन कहलाते हैं। तो अभी हमने स्वर के पाठ किए, अब हमें व्यंजन के भी पाठ करना है। तो स्वर के पाठ एक बार फिर से देख लीजिए। स्वर के पाठ दो हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, हम उन्हें ह्रस्व या छोटा कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, हम उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं हम अपने व्यंजन की। व्यंजन के भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। यहाँ पर हमने व्यंजन के स्वर के भाग पढ़े 2 और व्यंजन के कितने भाग हैं? 3 और स्वर के कितने पढ़े थे? 2। अब सबसे पहले हम व्यंजनों के नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। आपने संस्कृत में भी याद किया था, याद आया आपको? ऊष्म व्यंजन। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने इनको डिवाइड किया है स्वरों को कि ये वाले स्वर यहाँ है और ये वाले यहाँ हैं, वैसे ही हमें स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म को भी इस वर्णमाला में डिवाइड करना है, विभाजित करना है। तो चलिए हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ तक के तो हमने वर्णों को क्या कह दिया कि ये स्वर है और ये अयोगवाह है। तो अब उसके नीचे की लाइन पर आते हैं। क की पूरी वर्ण की माला, फिर च की वर्ण, फिर ट वाला वर्ण पूरा, त वर्ग पूरा और प फ ब भ म। सिर्फ यहाँ तक के जो व्यंजन है वो व्यंजन क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अब हम यहाँ अलग से भी लिख लेते हैं कि हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते क्यों हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं कि क से लेकर म तक के जितने भी वर्ण हम बोलते हैं, उनके बोलते समय या उच्चारण के समय हमारे मुंह में जो जिह्वा है, जो टंग है, वो मुंह के अंदर वाले किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, टकराती है। इसलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं स्पर्श व्यंजन? क्योंकि इन क से लेकर म तक के वर्ण को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर की जिह्वा मुंह के अंदर के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, टकराती है। किसी लाइन को बोलने में टंग ऊपर तालू पर, जिह्वा ऊपर तालू पर चिपकती है, किसी में दांत पर आती है, किसी में ओष्ठ पर आती है, होठ पर आती है, और कभी कभी अंदर ही अंदर बोलने में भी काम आती है। तो हम इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आप इन्हें बोलकर भी देखिए। क ख ग घ अंग, ये पूरे कंठ वाले हैं, कंठ वाले स्वर कहलाते हैं, लेकिन ये स्पर्श व्यंजन है। क आप बोलकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो टंग है वो कहीं न कहीं टच हो रही है, मुंह के किसी भाग को छू रही है। अब बात करते हैं, हमारा बचा य र ल व श। अब हमने श यहाँ नीचे इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये य र ल व सिर्फ इतना भर है, वो हमारा अगला भाग होगा अंतस्थ व्यंजन, इसलिए हमने यहाँ पर श नहीं लिखा, वरना हम श कहाँ लिखते हैं? व के बाद में। अंतस्थ व्यंजन ये हो गया था स्पर्श व्यंजन। अब हम बात कर रहे हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व, श इसमें नहीं है, श नहीं है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन। क्यों है अंतस्थ व्यंजन? क्योंकि जब हम य र ल व बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर ही अंदर ये उच्चारण खत्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब अगला देखिए, 3rd नंबर पर हमने क्या लिखा था? ऊष्म व्यंजन। क्या होता है ऊष्म व्यंजन? ये जो व्यंजन है श, क्ष, स, ह, ये व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुंह से
घर्षण उत्पन्न होता है, यानी हमारे मुंह से जब हम ये वर्ण बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुंह से गर्माहट के साथ ये वर्ण निकलते हैं। हमको इन्हें बोलने के लिए थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। श, क्ष, स, ह, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इन 4 वर्णों की। ये 4 जो वर्ण है ये क्या कहलाते हैं? आपको याद है? इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी काउंटिंग इसमें नहीं करना है, सिर्फ इसे याद रखना है। हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्ष, त्र, ज्ञ और श्र जो वर्ण है वो 2 वर्णों के मेल से एक वर्ण बना है, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आपने ये पूरा समझ लिया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया? वर्ण के बारे में पढ़ा। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगला है, हमने वर्ण के भेद किए। वर्ण के कितने भेद हैं? 2 है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व और दीर्घ। फिर हमने ह्रस्व कौन कौन से हैं? जितने छोटे वर्ण हैं वो हमने ह्रस्व में काउंट किए, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सब हमने ह्रस्व में काउंट किए। फिर दीर्घ में काउंट किया आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इतने वर्ण यानी 7 वर्ण दीर्घ हैं और 4 वर्ण कितने हैं? ह्रस्व है। अब हमने व्यंजन के 3 पार्ट किए। व्यंजन कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से 3 हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक के वर्ण आते हैं? क से लेकर म तक के। फिर अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। बस श इसमें नहीं आता है, तो हमने अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण याद किए? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। य, र, ल, व, क्योंकि ये अंदर अंदर बोलते हैं इसलिए अंतस्थ व्यंजन। फिर हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म भी 4 हैं। कौन कौन से हैं? श शलगम का, श षटकोण का, स सरोते का और ह हल का। ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम पेज नंबर 79 पर आपके बुक में स्वरों की मात्राएं हैं, जो आपको मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आती होगी। अब हम शुरू करते हैं पेज नंबर 80 से। तो चलिए अब हम अपनी पुस्तक में पेज नंबर 80 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे? संयुक्त वर्ण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने बात की कि 2 अलग अलग वर्णों के मेल से संयुक्त वर्ण बनते हैं, जैसे क आ हलंत, क के नीचे हलंत, और क्ष षटकोण का। ये दोनों मिलकर क्ष क्षत्रिय का बनते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि आखिर इन संयुक्त वर्णों को जब आधा किया जाता है तो किस किस तरह से, किस नियम से इन्हें आधा किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है खड़ी पाई हटाकर, यानी जैसे ख है तो ख के पीछे जो हम ये लाइन खींचते हैं, यदि हमने ये न लगाई हो तो ये आधा ख होता है, यानी इसका हमने आधा पार्ट कर दिया है। सेम ऐसा ही ग में हमने अगर लाइन हटा दी, जितने भी वर्ण हैं जिनके पीछे लाइन है, यदि हमने उसकी लाइन हटा दी तो वो आधे वर्ण हो जाते हैं। अगला है घुंडी हटाकर। घुंडी हटाकर का क्या मतलब है? जैसे जो वर्ण, जैसे हम क यहाँ लिख रहे हैं तो क लिखने के लिए पीछे से जो गोल घूमता है वो पीछे वाला हिस्सा यदि हम हटा दें तो वो जो आधा वर्ण रह जाएगा हम उसे क्या कहेंगे? घुंडी कहेंगे। अगला है हिंदी की विशेष ध्वनियां। ये 2 जो वर्ण होते हैं, ये 2 वर्ण बड़े ही कमाल के होते हैं। इन दोनों वर्णों की बनावट बिल्कुल ड और ढ है, लेकिन इनके नीचे जो बिंदियां लगी है वो इनके उच्चारण को बदल देती है। ये ड़ है और ये ढ़ है। इन्हें हम कैसे पढ़ते हैं? जैसे पेड़, ड़ के नीचे बिंदी, और ये पढ़ यानी ढ़, तो इसके नीचे भी बिंदी है। और यदि हम बिंदी नहीं बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ड और ढ।
हम इन्हें बिना बिंदी के ड और ढ पढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके नीचे बिंदी लगाना बहुत आवश्यक होता है, जैसे जड़ता। तो ड़ आप बोलने में समझ में आता है, जड़ता नहीं बोलते हैं, हम जड़ता बोलते हैं। ऐसे नीचे आगत ध्वनियां लिखी हुई है, ये हम पहले पाठ में भी पढ़ चुके हैं। अ, ज और फ, ये 3 ऐसी ध्वनियां हैं जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आई हुई है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस पेज में र के विभिन्न रूप पढ़ते हैं, यानी र को किस किस तरह से हम लिखते हैं। सबसे पहला है, यदि र स्वर रहित हो तो यह अपने बाद आने वाले व्यंजन के ऊपर ऐसे र लगता है, जैसे हम कर्म लिखते हैं, वर्षा लिखते हैं, आशीर्वाद लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि ये र कैसा है, स्वर रहित है, यानी र के बाद अ नहीं आता है। आपको वर्ण विच्छेद करना आता है। यदि यहाँ पर क प्लस र प्लस अ भी लिखा होता तो ये र पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर र के बाद क्या हो गया है, म आ गया है, तो इसलिए ये क्या हो गया, कर्म। यानी क के बाद र है तो जो अगला व्यंजन आया है उसके ऊपर ये र की रकार चली जाएगी। अगला है, यदि र के पहले कोई अरहित व्यंजन होता है, अभी हमने स्वर रहित पढ़ा था, अब यहाँ पर व्यंजन रहित कोई वर्ण आता है तो वो उसके पैर में जुड़ जाता है, यानी उस वर्ण के नीचे आ जाता है ऐसी लाइन में, जैसे हम प्रश्न लिखते हैं। तो प व्यंजन है और व्यंजन में अगर प के बाद र आया है तो ये क्या हो गया है, व्यंजन के नीचे पैरों के साइड में इसको लगा दिया जाता है। तो एक र का रूप था ये वाला जो हम ऊपर लगाते हैं, और एक र का रूप है जो हम उसके पैरों में जोड़ते हैं। यानी पण लिखा हो तो हम अगर लाइन खींच देंगे तो वो क्या पढ़ा जाएगा, प्रण। थर्ड नंबर देखिए, जब स्वर रहित र से पहले स्वर रहित ट ड आते हैं तो इनके नीचे ये वाला हंसपद जैसा जो साइन होता है ये आ जाता है। फोर्थ नंबर है श षटकोण का। ऋषि और क्ष का प्रयोग संस्कृत शब्दों तत्सम शब्दों में ज्यादा होता है। आपने ये वर्ण वहीं ज्यादा पढ़े हैं जो आपको संस्कृत में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले हैं। ऋषि, ऋण, ऋतु। अगला है अनुस्वार। अनुस्वार यानी अम की बिंदी। ये अम की बिंदी। चलिए अब आखिरी शुरू करते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक यानी इसके उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। इसके लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे हम जब चांद शब्द बोलते हैं तो हमारे नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, इसलिए हम इस पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, चांद। अब यहाँ पर है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग हमने सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में देखा है, संस्कृत भाषा में। इसमें इसका उच्चारण हल्के से ह की तरह किया जाता है। लेखन में इसका चिन्ह 2 बिंदी होता है। हिंदी में जब हम तत्सम शब्दों का प्रयोग एज इट इज करते हैं तभी हम इसे हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे प्रातः, पुनः, अतः, वस्तुतः। तो ये ह की तरह इन 2 बिंदियों को बोला जाता है, ये आपको पता है। अगला है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है हम उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद यानी अलग करना और वर्ण संयोजन यानी उसे मिलाना। जैसे यहाँ अलग अलग लिखा है, स प्लस अ प्लस म प्लस उ प्लस ह प्लस अ, समूह। ह में अ छुपा है, म में उ की मात्रा छुपी है और स में फिर अ छुपा है। हमारा ये वर्ण विचार वाला पाठ आज पूरा होता है। अब आपको यहाँ जितनी भी चीजें दी गई है अब हम जान गए को अच्छे से पढ़ना भी है और इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है ताकि आप इन सबको दोबारा से याद रख सके, पढ़ सके।